हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हिस्ट्री विद इद्रिस खान में। आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसके अंदर हम एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2013 दिसंबर में आए थे उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि किसी भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही प्रेजेंट एग्ज़ाम में रिपीटेशन देखने को मिलता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हीं प्रश्नों को तोड़ मरोड़ कर दूसरे एग्ज़ामों में उनको सेलेक्ट किया जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया है, जिसके अलग अलग पार्ट के द्वारा हम सभी हिस्ट्री में आए एनटीए यूजीसी नेट हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो हम चलते हैं 2013 में दिसंबर में आए हुए हिस्ट्री यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं 2013 दिसंबर का यूजीसी नेट हिस्ट्री के पेपर पे। तो हम चलते हैं, सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। दिसंबर 2013 में आया हुआ पहला प्रश्न है हमारा, लेवा लेवा तकनीक के द्वारा बनाए गए फलक उपकरण निम्नलिखित में से किस भूगर्भीय युग की विशेषता है। तो दोस्तों, आप इसका सही आंसर गेस करिए। तो इसका सही आंसर है मध्य प्लेस्टोसीन। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरीके से हम आगे के प्रश्न पर चलते हैं। आगे का प्रश्न दिया हुआ है, मैच करने वाला प्रश्न है ये। इसमें दिया हुआ है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करिए। सोहन घाटी, बालाथल, भीमबेटका, बुर्ज होम। दूसरी तरफ दिया है कश्मीर का नवपाषाण क्षेत्र, वीएस वाकड़कर, आहाड़ संस्कृति स्थल और एचसीएल कार्लाइल। तो इसका जो राइट आंसर है हम गेस करते हैं पहले, फिर उसके बाद जैसे कि आप सभी को पता है बुर्ज होम का जो संबंध रहा है कश्मीर का नवपाषाण स्थल है, तो इसका डी का जो है पहला ऑप्शन राइट है। तो इसका एक ही ऑप्शन से इसका पूरा आंसर मिल रहा है। तो इसका बी ऑप्शन विल बी राइट है। पहले का 4 सोहन घाटी के पितामह है एस सी कार्लाइल, बालाथल का है आहाड़ संस्कृति का स्थल है, भीमबेटका जो है उसकी खोज वी एस वाकड़कर ने की है, और बुर्ज होम जो है कश्मीर का नवपाषाणिक स्थल है। इसी तरीके से हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित निम्नांकित कौन सा नगर एक हड़प्पी व्यापारिक बंदरगाह था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर गेस करिए। तो इसका सही आंसर है शॉर्ट गोई। तो जैसे कि आप सभी को पता है उत्तर पूर्व अफगानिस्तान में 2 हड़प्पी स्थल है, एक है मुंडीगोक और एक है शॉर्ट गोई। तो इसका जो व्यापारिक बंदरगाह जो बताया गया है वो शॉर्ट गोई को बताया गया है। तो इसी तरीके से हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ बिंबिसार के 500 पत्नियों का उल्लेख करता है। तो ये बहुत से एग्ज़ामों में आया हुआ प्रश्न है, आपको भी पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर है आप जानते हो, गेस करिए इसको। तो इसका जो राइट आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो महावग्गा के अंदर बिंबिसार की 500 पत्नियों के बारे में उल्लेख किया गया है। इसी तरीके से हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन पे पाँचवा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नांकित में से किस हिंदू यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए जिन पर कृष्ण एवं बलराम को आकृति बनी थी।
इसका मतलब है कि किस यूनानी शासक ने अपने सिक्कों पर कृष्ण और बलराम की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। तो इसका राइट आंसर आप गेस करिए। तो इसका राइट आंसर है अगातो क्लीज। ये एक यूनानी राजा था। इसने जो अपने सिक्के चलाए थे उसमें कृष्ण और बलराम की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। इसका विल बी राइट आंसर बी। इसी तरीके से हम आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नागों से संबंधित निम्नांकित किस स्थल पर नागराज दधिकर्ण का मंदिर स्थित है। नाग से संबंधित किस स्थल पर मंदिर बना हुआ है नागराज दधिकर्ण का। तो इसका राइट आंसर गेस करिए। तो इसका राइट आंसर है मथुरा। इसका सी आंसर बिल्कुल राइट है। जैसे कि इसके हम और ऑप्शन की बात करें तो राजगिरी। राजगिरी जो है मगध की राजधानी है। इसको प्रारंभिक राजधानी माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। निम्नांकित पुराणों में से किसमें विष्णु के अवतारों की सूची में बुद्ध के स्थान पर कृष्ण को स्थानांतरित किया गया है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई एग्ज़ामों में पूछा गया है और बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसका राइट आंसर गेस करिए। तो इसका जो राइट आंसर है वायु पुराण। सी विल बी राइट आंसर। इसके जो दूसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण के बारे में बताया जाता है कि 7 वाहनों की जो वंशावली की जानकारी हमको मत्स्य पुराण में मिलती है। इसी तरह वायु पुराण में और इससे ज़्यादा जानकारी के बारे में अगर हम चर्चा करें तो वायु पुराण के अंदर गुप्त काल की जानकारी मिलती है। तो वायु पुराण इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नांकित किस स्थल से शिव की प्राचीन सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है आप गेस करिए। इसका जो राइट आंसर है गुड्डी मल्लम। तो यहाँ से जो है शिव की सर्वप्राचीन लिंगोद्भव मूर्ति प्राप्त हुई है। इसके अलावा कांची के बारे में अगर जानें तो कांची जो है साउथ में पल्लव की राजधानी के रूप में विख्यात है। इसके अलावा हम क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित किस दक्षिण भारतीय मंदिर में भित्ति चित्र उपलब्ध है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई सारे एग्ज़ामों में इसके बारे में मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है गेस करिए। इसका जो राइट आंसर है सी विल बी राइट आंसर। नर्तमलाई का विजयालय चौलेश्वर मंदिर। इसका सी आंसर बिल्कुल राइट है। इसी तरीके से अगर हम देखें कि कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, तो ये है जो है पल्लव कालीन मंदिर है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में जो है क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें पाल शासकों को क्रोनोलॉजी में सजाना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, पहला है राज्यपाल, दूसरे पे नारायण पाल, तीसरा है देवपाल और चौथा है गोपाल। तो इसका जो राइट आंसर है गेस करिए। तो इसमें जो है सबसे पहले जो है गोपाल आएगा। गोपाल इस वंश का संस्थापक है। तो इस गोपाल के हिसाब से सी आंसर बिल्कुल राइट है। पहले पे गोपाल, फिर उसके बाद देवपाल, फिर उसके बाद नारायण पाल, फिर उसके बाद राज्यपाल। तो पाल वंश का जो संस्थापक है गोपाल को, इसको पाल वंश का संस्थापक माना गया है और देवपाल को इस वंश का प्रतापी शासक माना गया है। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैच करने वाला है। एक तरफ चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ दिए गए हैं, दूसरी साइड लेखक दिए गए हैं। इनको मिलान करना है। तो आइए हम मिलान करते हैं। तो इसका राइट आंसर गेस करिए। राइट आंसर में इसका भानुमति का जो है चक्रपाणि दत्त। तो
ए का जो है भानुमति, शालिहोत्र, वृक्षायुर्वेद, चिकित्सा सार संग्रह। तो इसमें अगर हम मिलाना चाहें तो शालिहोत्र जो है परमार भोज का ग्रंथ है जिसमें अश्व चिकित्सा की बात की गई है। तो बी का जो है, बी के बारे में, बी का तीन एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो डी आंसर इसका राइट है। इसमें भानुमति का चक्रपाणी दत्त होगा, शालिहोत्र का भोज होगा और वृक्ष आयुर्वेद का सुरेश्वर होगा, चिकित्सा सार संग्रह का व्याकसेन होगा। इस तरीके से इसका डी आंसर राइट है। आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वें क्वेश्चन में भी हमको मैच करना है। संगमकालीन शासक दिए गए हैं, एक तरफ राजा और दूसरी तरफ राजवंश दिए गए हैं। उदयनजराल, करिकाल, नेडियोन, शिन विष्णु। दूसरी साइड है पांडे, चोल, पल्लव, चेर। आइए तो हम इसको मिलाते हैं। तो इसमें अगर हम सबसे इजी ऑप्शन के पास अगर चलते हैं तो सिंह विष्णु जो है, सिंह विष्णु का संबंध पल्लव वंश से है। तो इसमें हम डी का 3 देखते हैं। तो डी का 3 हमको एक ही ऑप्शन में दिया गया है। तो इस हिसाब से इसका ए आंसर बिल्कुल राइट है। ये आंसर बिल्कुल राइट है। इस हिसाब से ए का 4 है, उदयनजराल जो है चेर वंश का शासक है। बी का 2 करिकाल, करिकाल जो है चोल वंश का बहुत प्रतापी शासक है। इसके बाद सी का 1 नेडियोन जो है पांड्य शासक है। इस हिसाब से ए बिल्कुल राइट आंसर है इसका। आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 भी मैच करने वाला है। हम सभी देखते हैं कि यूजीसी नेट में जो ज़्यादातर जो प्रश्न आते हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न मैच करने वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसी की देखते हुए हमको मैच वाले क्वेश्चन के भी अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम इसको मिलाते हैं। तो एक तरफ तो इसमें लेखक दिया गया है, दूसरी साइड विधि से संबंधित ग्रंथ है। तो लेखक वाली सूची में दिए गए हैं जिमूतवान, गोविंदराज, विज्ञानेश्वर और देवण भट्ट। तो एक तरफ ये लोग हैं लेखक, दूसरी तरफ इनकी टीकाएँ हैं ये। तो जिमूतवान की जो सबसे फेमस टीका है जिसमें उत्तराधिकारी से संबंधित विवरण दिया गया है, तो इसका दया भाग ए का 3। तो ए का 3 इसमें एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। सी आंसर विल बी राइट। तो पहले का 3, बी का 2 गोविंदराज की मनु टीका और सी का विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और देवण भट्ट का स्मृति चंद्रिका। और इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा और जिमीतवाहन की दया भाग दोनों एक दूसरे की अपोजिट है। इसमें बताया जाता है कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा में उत्तराधिकारी के नियम में पुत्र की जन्म से ही पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया गया है, जबकि जिमूतवाहन में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को उत्तराधिकारी माना गया है। इसका आंसर सी राइट है। आइए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं कि इसमें एक अभिकथन दिया गया है, दूसरा इसका कारण दिया गया है। तो अभिकथन में दिया गया है कि गुप्तोत्तरकालीन प्राचीन भारतीय कला शैलियों का नामकरण क्षेत्र विशेष में राज्य कर रहे राजवंशों के नाम पर आधारित है। इसका कारण दिया गया है कि गुप्तोत्तरकालीन राजवंशों के शासक ही कला के एकमात्र संरक्षक थे। तो इसमें हमको सही आंसर गेस करना है। तो इसका सही आंसर आपको क्वेश्चन पढ़ने में ही पता चल गया होगा कि जहाँ कहीं भी हमको केवल शब्द या एकमात्र शब्द इस तरीके से इतिहास के अंदर जो शब्द अगर हमको ये मिलते हैं तो ये अपने आप में सीमित हो जाते हैं, और इतिहास में कोई सी भी चीज़ की सीमा नहीं होती है। इसलिए इस हिसाब से इसका आंसर आपने गेस कर लिया होगा। इसका सही आंसर है सी। ए सही है पर आर गलत है इसका। तो हम इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16वें क्वेश्चन है अल बरूनी के अनुसार अंत्यज थे। तो इसका सही आंसर आपको गेस करना है। सही आंसर कौन सा है?
पहला ऑप्शन दिया गया है हादी, डोम और चंडाल जाति। दूसरा है वैश्याएँ। तीसरा है शूद्रों से भी निम्न लोग के 8 शिल्पी संघ। और ऑप्शन 4 है विदेशी। तो इसका राइट आंसर आपने गेस किया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये अंत्योदय जाति के अंदर आते हैं, जो शूद्र से भी निम्न जाति के लोग थे। इनकी कैटेगरी की संख्या अल बरूनी ने 8 शिल्पी संघ के माध्यम से व्याख्या की है इन लोगों की। इसी तरीके से हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है इलबरी शासक जिसने दिल्ली सल्तनत में सिजदा व पेबोस और नौरोज प्रारंभ करवाया था वह था। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कई तरह के अलग अलग एग्ज़ामों में स्टेट पीसीएस और नेट यूजीसी, इनमें सभी तरह के एग्ज़ामों में इस तरीके के क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपने गेस कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है सी विल बी राइट आंसर। बलबन जो है इसका राइट आंसर है। बलबन ने ही दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पेबोस को शुरू करवाया था और पारसी नौरोज़ त्यौहार, जो नवरोज़ सूर्य जिसमें सूर्य की पूजा होती थी, उसको शुरू करवाया था। इसका 19 दिनों तक चलने वाला ये त्यौहार था, जिसको आगे जाकर कई शासकों ने बंद करवा दिया था। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कारण वाला है, जिसमें कथन दिया गया है तुर्कों ने भवनों पर हिंदू शैली के अनुसार मानवीय एवं पशु आकृतियों को अंकित करने की परंपरा का अनुसरण नहीं किया। इसका कारण है कि उन्होंने ज्यामिति एवं फूल पत्तियों की आकृति और फलक पैनलों को पर कुरान की आयतों को अंकित करवाया है। तो इसका राइट आंसर है, आपको गेस करना है। इसका राइट आंसर है ए विल बी करेक्ट है, क्योंकि इस्लाम धर्म में पशु आकृति और जानवरों की आकृतियों का चित्र बनवाना बिल्कुल हराम बताया गया है। इस हिसाब से उन्होंने, जब वो तुर्क आक्रमणकारी जब भारत आए, उन्होंने जब यहाँ की वास्तुकला को परखा और यहाँ पे जब उन्होंने भवन निर्माण किए, तो उन्होंने ज्यामिति और फूल पत्तियों की आकृतियों का उन पर उकेरवाया और कुरान की आयतों को लिखवाया। इस हिसाब से इसमें ए और आर दोनों सही है और ए कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। आर जो है ए कथन की व्याख्या कर रहा है। इसके बाद हम 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें मैच करना है। इसमें एक तरफ साहित्यिक रचना दी गई है, दूसरी तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं। साहित्यिक रचना में देखते हैं हम आदाबुल हर्ब व अल सुजात, तबकात नासरी, तारीख जहाँगुसा, तारीख फ़िरोज़शाही। और दूसरी तरफ लेखकों के नाम दिए गए हैं अता मालिक जुबैनी, जियाउद्दीन बरनी, मिनहाज सिराज, फ़क्र ए मुदब्बिर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें जो साहित्यिक रचना दी गई है, इसमें से सिंगल क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो इसका हम सही आंसर मिलान करते हैं। तो सही आंसर मिलान करिए। इसका सही आंसर मिलेगा हमारा आदाबुल हर्ब व सुजात। ये फ़क्र मुदब्बिर की रचना है, जिसको इल्तुतमिश पर को समर्पित किया है इसने। और इस हिसाब से ए का फोर हमारे बी और सी दोनों ऑप्शन में दिया गया है। हम दूसरे ऑप्शन से मिलाते हैं तबकात नासरी। तबकात नासरी जो है आप सभी को पता है मिनहाज सिराज की रचना है, जिसने नसीरुद्दीन को समर्पित की है ये। तो बी का तीन इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका बी विल बी राइट आंसर है। ए का 4, बी का 3, सी का 1 तारिक ए जहाँगुसा, अता मलिक जुबैनी। और डी का 2 जियाउद्दीन बरनी की रचना है तारीख फ़िरोज़शाही। तो तारीख फ़िरोज़शाही भी दो है, एक तारीख फ़िरोज़शाही जियाउद्दीन बरनी की, एक तारीख फ़िरोज़शाही है अफ़ीफ़ की। तो तारीख फ़िरोज़शाही जो जियाउद्दीन बरनी की है, इसमें
फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों तक के शासनकाल का वर्णन इसमें दिया गया है। फ़िरोज़ तुगलक से आगे 6 वर्षों के बाद का जितना भी विवरण है तारीख़ फ़िरोज़ शाही के दूसरे भाग का, उसका लेखक अफ़ीफ़ है। आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 भी मिलान करने वाला है। इसमें एक तरफ दिया गया है इक्ताए तमलीक, मजलिस खलवत, महसूल और इक्ताए इस्तिगल। दूसरी सूची में दिया गया है राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक, लघुकालिक फौजदारी, प्रांत की कुल आय और वंशीय इक्ता। तो इसमें हम इजी ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है मजलिस खलवत, मजलिस खलवत जो होती है राजा और उच्च अधिकारियों के बीच गुप्त बैठक थी जो दिल्ली सल्तनत में, इसके बारे में उल्लेख मिलता है। तो बी का 1 आंसर, बी का 1 बी में भी दिया गया है, बी का 1 सी में भी दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हम दूसरे ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसका और दूसरे ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद इक्ताए तमलीक, इक्ताए तमलीक जो है ये वंशी इक्ता है। तो इसका भी बी का भी 4 है और सी का भी 4 दिया हुआ है। तो इसमें दो ऑप्शन तो हमारे बी और सी दोनों सेम चल रहे हैं। अब हम सी ऑप्शन से मिलाने की कोशिश करते हैं। महसूल, महसूल जो है प्रांत की कुल आय होती है। तो इसमें जो है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन से हमारा ये राइट आंसर पता चल रहा है कि इक्ताए तमलीक जो है वंशी इक्ता होती है। उसके बाद मजलिस खलवत जो होती है राजा और उच्च अधिकारियों के बीच बैठक की व्यवस्था होती है। महसूल जो होती है प्रांत की कुल आय होती है। और इक्ताए 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 इस्तिगलाल जो होता है लघुकालिक फौजदारी होती है। आइए हम आगे चलते क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है सिकदार था। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ग्राम पटवारियों का मुखिया, परगना स्तर का सैन्य अधिकारी, परगना का खजांची, व्यापारिक गतिविधियों की देखभाल करने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है, गेस करिए। इसका राइट आंसर है बी। ये जो है परगना स्तर का सैन्य अधिकारी हुआ करता था जिसकी शुरुआत बलबन के समय से की गई थी। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये कथन और कारण वाला दिया गया है जिसको हम देखते हैं। कथन में मध्यकालीन भक्ति आंदोलन बौद्ध और जैन मत के मानने वालों को हिंदू धर्म से जोड़ने में सफल रहा। इसका कारण है सांस्कृतिक समायोजन की प्रक्रिया में जनजाति के अनेक लोग हिंदू जाति प्रथा में सम्मिलित हो गए। तो आइए हम इसका सही आंसर पता करते हैं। इसका सही आंसर है हमारा, सही आंसर गेस करिए। इसका सही आंसर है बी। इसमें कथन और कारण दोनों को सही है बट ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। इस हिसाब से इसका सही आंसर हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट है। आइए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 जो है भक्ति आंदोलन से संबंधित है। शेख नूरुद्दीन ने स्थापना की थी कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की, अजमेर में सूफियों के चिश्ती सिलसिले की, बिहार में सूफियों के फिरदौसी सिलसिले की और मुल्तान में सूफियों के सुरहावर्दी सिलसिले की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्ज़ामों में बहुत ज़्यादा ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा, ये जो शेख नूरुद्दीन ने का संबंध है, इनका संबंध कश्मीर से है। इन्होंने जो है कश्मीर में सूफियों के ऋषि सिलसिले की स्थापना की थी। तो आप आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 जो है मध्यकालीन इतिहास से सल्तनत काल में उलेमा और सुल्तान के बीच
संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही कथन बताना है हमको। उल्मा पहला ऑप्शन है उल्मा को शरीयत से अधिकारों की प्राप्ति होती थी। ऑप्शन नंबर 2 बी है उल्मा ने सल्तनत को देवी शब्दों की व्याख्या करने की आज्ञा नहीं दी थी। और ऑप्शन नंबर सी है उल्मा को सल्तनत अपनी इच्छा अनुसार छोड़ नहीं सकता था। और ऑप्शन नंबर है डी। तो इसका सही आंसर जो है इसका इसमें पूछा गया कि सल्तनत काल में उलमा और सुल्तान के बीच संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है कोई सा भी कथन सही नहीं है। इसका जो सही आंसर माना जाएगा डी विल बी राइट। इसके बाद हम हमारे इस सेशन के अंतिम प्रश्न के पास चलते हैं। आखिरी प्रश्न है हमारा इस सेशन का। उस विदेशी यात्री की पहचान कीजिए जिसने बहमनी साम्राज्य का वृतांत दिया था। इसमें ऑप्शन है रॉल्फ फिंच, दूसरा है निकोलो कॉन्टी, तीसरा है ए निकितिन, चौथा है एफ नूनीज। तो इसमें जो है रॉल्फ फिंच जो है इसका मुग़ल काल से संबंधित है। निकोलो कॉन्टी जो है इसका विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ए निकितिन का जो है इसका संबंध जो है बहमनी साम्राज्य से इसी का संबंध दिया गया है। इसी ने जो है गरीबी का भारत की गरीबी का विवरण इसी ने दिया है। और नूनीज जो है नूनीज एक घोड़ा व्यापारी था। इसका संबंध भी विजयनगर एम्पायर से था। तो ये रहा आज का हमारा सेशन। तो दोस्तों आपको अगर ये सेशन पसंद आए और इसी तरीके के और आगे के पार्ट अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें। और अगर इन सभी प्रश्नों में किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट हो, किसी भी तरीके से अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो उससे रिलेटेड भी हमको इस बारे में सजेस्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।